केवल उसे ही बचाने के लिए उसने हथकड़ियां पहनी थी और यह सब उसने किया था अपनी चाहत के लिए, उस अभागिन के लिए जिसने उसे केवल एक ही बार देखा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो एक ही नजर में किसी के अपने हो जाते हैं। लेकिन एकाएक किसी अदृश्य शक्ति ने दीपा से प्रश्न किया, तू उसके विषय में इतनी गहराई से क्यों सोच रही है? दीपा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने चाहा था मुझे। वो मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में उजाला बनकर आया था। उसने मेरी आबरू बचाने के लिए अपने पिता से विद्रोह किया और अंततः जेल चला गया। ये सब मेरे लिए ही तो किया था उसने, सिर्फ मेरे लिए। वो पराया होकर भी अपनों से कहीं अधिक अपना निकला। किंतु अब तो तेरी भलाई इसी में है कि तू ये सब भूलकर अपनी मंजिल को तलाश कर। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से मौत का वरण न करने दूंगी। जब वो मेरे लिए बर्बाद हो सकता है, मैं उसके बर्बाद हो सकती हूँ। क्या करेगी, कैसे बचाएगी उसे? मैं उसके लिए मुकदमा लड़ूंगी। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगी कि जमींदार का खून विजय नहीं किया, विजय बेगुनाह है। मैं मिटा दूंगी स्वयं को, किंतु विजय को कुछ न होने दूंगी। अदृश्य शक्ति हंस पड़ी, बोली, किंतु पगली, तेरे पास है क्या उसे बचाने के लिए? न कोई राह, न कोई मंजिल, न घर, न परिवार, न कोई अपना, न कोई पराया। फिर क्या करेगी तू? इस प्रकार मुकदमा लड़ेगी तू विजय का? दीपा निरुत्तर सी हो गई। ठीक ही तो कहा था उसकी अंतरात्मा ने। इतने बड़े संसार में वो बिल्कुल अकेली थी, निराश्रित, कहीं कोई आश्रय नहीं। ऐसे में क्या कर सकेगी वो विजय के लिए? सोचते सोचते एकाएक उसकी नजर अखबार पर पड़ी। एक पृष्ठ पर वैवाहिक विज्ञापन छपा था। लिखा था, 40 वर्षीय विकलांग युवक, अपना मकान, अपना व्यवसाय को आवश्यकता है जीवन संगिनी की, परित्यक्ता एवं विधवा भी स्वीकार्य, पूर्ण विवरण के साथ लिखें। नीचे युवक का पता था। दीपा ने यह विज्ञापन पढ़ा और पढ़ते ही उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। यदि वो उस युवक से विवाह कर ले तो इस प्रकार स्वयं का उसका जीवन भी संवर जाएगा और वो विजय का मुकदमा भी लड़ सकेगी। युवक व्यवसायी है और अपना मकान भी है। कमी है तो केवल ये कि युवक विकलांग है, किंतु इसमें उस बेचारे का क्या दोष? घटी होगी जीवन में कोई घटना, और ऐसी घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन हृदय ने कहा, विजय को जब तेरे विवाह का पता चलेगा तो क्या वो इसे सहन कर पाएगा? तू जानती है वो तुझे कितना चाहता है, कितना प्यार करता है वो तुझे। हाँ, दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी उसे, किंतु ऐसा करने से उसका जीवन तो बच जाएगा। वो सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अपने पिता की लाखों की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। ऐसे में कोई भी लड़की उसे अपना जीवन साथी बना सकती है। तुझे भूल जाएगा वह। भूलना कठिन तो होगा, किंतु समय का मरहम बड़े बड़े घावों को भर देता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि इंसान को न चाहते हुए भी सब कुछ भूलना पड़ता है। दीपा के विचारों का दर्पण गिरा और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा था। शायद पुलिस की गाड़ी होगी, यह सोचकर दीपा उठी और उसने द्वार खोल दिया। वास्तव में पुलिस की गाड़ी थी। द्वार खुलते ही जीप में बैठा पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और दीपा के समीप आकर अत्यंत शिष्टता से बोला, क्षमा करें दीपा जी, आपसे 2-4 प्रश्न और पूछने थे, इसलिए आना पड़ा। आइए, दीपा ने कहा और बरामदे में आ गई। पूछिए, आप वास्तव में सोनपुर की रहने वाली हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दीपा ने उत्तर दिया, मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ था। यही मैंने बचपन के दिन देखे और यही शिक्षा प्राप्त की, किंतु एकाएक माता पिता का देहांत हो गया और मुझे अपना शहर छोड़कर सोनपुर जाना पड़ा। सोनपुर में पापा के दूर के रिश्ते के भाई रहते थे, दीनानाथ। मैं बेसहारा हो गई तो वे मुझे अपने साथ सोनपुर ले गए। फिर आपने सोनपुर क्यों छोड़ दिया? चाचा मुझे बेचना चाहते थे, उन्होंने किसी के हाथों मेरा सौदा कर दिया था। मुझे ये पता चला तो मैंने उसी रात सोनपुर छोड़ दिया। लक्ष्मणपुर में एक रिश्तेदार रहते हैं, सोचा था वहीं चली जाऊंगी, किंतु एकाएक विजय साहब से मुलाकात हुई और वे मुझे यहाँ ले आए। विजय का आपको यहाँ लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? वो मेरे भविष्य की ओर से चिंतित थे। उन्हें ये भी भय था कि कहीं मैं इन दुखों से घबराकर आत्महत्या न कर बैठूं। अतः वो चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने ढंग से जीने की कोशिश करूं। इसके लिए वो मुझे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार थे। कुछ सोचकर इंस्पेक्टर बोला, आपने अपने बयान में बताया कि जिस समय जमींदार साहब का खून हुआ आप बरामदे में थी। जी, फिर आप विश्वासपूर्वक कैसे कह सकती हैं कि गोलियां खिड़की की ओर से चली थी? क्योंकि उस समय विजय मेरे सामने थे और उनके हाथ में रिवाल्वर भी न थी। क्या आपको पूरा विश्वास है कि गोलियां खिड़की की दिशा से ही चली थी? जी, फिर तो आपने हत्यारे को अवश्य देखा होगा। नहीं, मैं उसकी सूरत नहीं देख सकी। खैर, इंस्पेक्टर बोला, अब अंतिम प्रश्न, आप बता सकती हैं विजय एवं जमींदार के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था?
मेरा ख्याल है संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था, किंतु हरिया ने तो। दीपा ने साहस एवं दृढ़ता से उत्तर दिया, इंस्पेक्टर साहब, हरिया ने आपसे क्या कहा है यह मैं नहीं जानती। मैंने सिर्फ वो कहा जो मैं जानती हूँ। क्या आप सरकारी गवाह बनना पसंद करेगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी उलझन में फंसना नहीं चाहती। वैसे भी इस हत्याकांड से मेरा कोई संबंध नहीं है। न तो मैंने कुछ देखा है और न ही कुछ सुना है। मेरा अपराध केवल ये है कि मैं उस वक्त एक मेहमान के रूप में यहाँ उपस्थित थी। खैर, अब आप यहीं रहेंगी अथवा अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएंगी? इंस्पेक्टर साहब, आपके इस प्रश्न का संबंध मेरे व्यक्तिगत जीवन से है। मैं इस शहर में भी रह सकती हूँ और अपने किसी रिश्तेदार के पास भी जा सकती हूँ, किंतु विश्वास कीजिए मैं इस मकान में नहीं रहूंगी। थैंक यू दीपा जी। इंस्पेक्टर उठ गया और बोला, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। वैसे मैं चाहूंगा कि आप यहीं रहें और इस मुकदमे में अपनी गवाही दें। दीपा ने कुछ न कहा। इंस्पेक्टर ने उससे और कोई प्रश्न न किया और चला गया। दीपा उसके जाते ही फिर उसी विज्ञापन को पढ़ने लगी।